हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो परिपत्र के बारे में है। और परिपत्र पढ़ाने से पहले जो है वो आपको सर ने धनंजय सर ने आप लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र जो है वो पढ़ाया होगा। ठीक है, शासकीय जिन्हें शासकीय और अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते इसके बाद परिपत्र ही पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है कि क्या है कि जो शासकीय मोस्टली जो परिपत्र होते हैं वो शासकीय पत्र के प्रारूप में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको शासकीय पत्र का प्रारूप पढ़ा ही दिया गया है। तो बस परिपत्र में हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट आपको तैयार करना है और किस तरीके से जो है वो आपको मतलब क्या डिफरेंसेस हैं और क्या विशेषताएं हैं परिपत्र की। ठीक है, परिपत्र कहते किसको हैं और ये परिपत्र जो है वो मोस्टली आर ओ में, यूपीपीसीएस के पेपर में, बाकी सब में भी जो है वो एक दो साल, एक साल स्किप करके आ ही जाता है क्योंकि सॉरी, इसका जो मतलब जो मोटिव होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है। बड़े तो मतलब काफ़ी बड़े जो मुद्दे को कवर करना होता है। इसलिए इसमें क्या है कि आपकी भाषा शैली, आपके जो मतलब विचार हैं वो जो है वो इसमें पूरे झलकते हैं। तो इसलिए परिपत्र मोस्टली बहुत पूछा जाता है जो है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो आपने शासकीय पत्र का प्रारूप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सर ने बताया था कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। वो अर्ध सरकारी पत्र अलग होता है। तो उस तरीके से हम जो है वो ये भी देखेंगे कि पहले हम परिपत्र पढ़ेंगे, परिपत्र के को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार जो है वो शासकीय पत्र से थोड़ा अलग है। शासकीय पत्र के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा पर ये अलग कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम कि शासकीय पत्र, अरे परिपत्र होता क्या है। देखिए दोस्तों, लेटर ही लिखना है। जैसे आपका आर ओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी एपीएस के एग्ज़ाम का भी फॉर्म आ गया है। ठीक है, फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। फिर यूपी के जो पेट का पीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी लेटर से। देखिए, एपीएस में और पीईटी में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे। ठीक है, और आर ओ में और यूपी पीसीएस में इससे जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें दोनों को देखना है। ठीक है, अब कैसे एपीएस वाले देखें, कैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे देखें, तो पहले मैं पूरा पढ़ा दूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कैसे। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको विशेषताएं देखनी अच्छे से। जब आप इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि वहीं पे कुछ की पॉइंट्स देख के लिखेगा कि उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस पत्र की हो सकती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता है कि यदि शिक्षा विभाग, समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखना है तो वो किस फॉर्मेट में हो सकता है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी लेटर का फॉर्मेट दे दिया, ये तो बहुत कम रेयर केस है, फिर भी अगर किसी का फॉर्मेट दे दिया, पूछा ये किस प्रकार का लेटर है। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि जो शासकीय पत्र है वहाँ प्रेषक जो है वो का पता, प्रेषक का नाम कहाँ लिख, प्रेषक का विवरण कहाँ होता है। या अर्थशास्त्र पत्र में जो है वो प्रेषिती या प्रेष्य, जो प्रेषिती होती है वो आपको पता है कि नीचे लिखा जाता है उनका नाम, पता का विवरण। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि यदि किसी पत्र में ऐसा कौन सा जो है वो पत्र है, पत्र व्यवहार है जिसमें जो है वो सूचनाएं गुप्त रहती हैं। ठीक है, तो आपका अर्थशास्त्र पत्र होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके प्रश्न जो है वो एपीएस के, पेट के और बाकी कुछ एग्जाम हैं जिनमें पूछा जा सकता है लेटर राइटिंग से। ठीक, लेटर राइटिंग से। ठीक, अभी हमारा फोकस जो है वो बात करते हैं, चूंकि ये आर ओ की सीरीज चल रही है तो उसके लिए भी ध्यान देते हैं। जिनका यूपीपी साइंस है वो भी ध्यान एक बार दे ले कि शासकीय पत्र का वह प्रारूप जो एक प्रेषक मतलब भेजने वाला, जो है वो प्रेषक मतलब जो भेजने वाला है, एक प्रेषक द्वारा लिखा जाता है। ठीक, एवं एक से अधिक प्रेषियों द्वारा प्राप्त किया जाता है या एक से अधिक प्रेषियों को भेजा जाता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि एक से अधिक
पेशियों को भेजा जाता है। अब यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है, क्योंकि ये जो आपको पता है कि पत्र का जो फॉर्मेट है, अगर शासकीय है तो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संवाद नहीं होता, पद से पद, कार्यालय से कार्यालय जो संवाद होता है हमारा, जो संवाद है वो हमारा, वो कार्यालय टू कार्यालय है। कार्यालय, कार्यालय से कार्यालय की तरफ है, पद से पद की ओर है। ठीक है, जो संवाद है वो पद से पद की तरफ है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि शासकीय पत्र का वह प्रारूप जो एक प्रेषक, हम यहाँ पे प्रेषक और प्रेष्य या प्रेषिती की बात करते हैं, ठीक है, कि एक प्रेषक द्वारा लिखा जाता है, लिखने वाला एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, एक ही पद होगा, ठीक है, पर एक से अधिक प्रेषियों द्वारा प्राप्त किया जाता है या फिर एक से अधिक प्रेषियों को भेजा जाता है, ठीक है, परिपत्र कहलाता है। ठीक, अब जैसे ये एक पत्र है, एक कार्यालय से मान लीजिए लिखा गया, ठीक है, अब सोच लीजिए, मान लीजिए शिक्षा सचिव ने लिखा की तरफ से लिखा गया है, ठीक है, लिखता तो एक समीक्षा अधिकारी ही है, शिक्षा सचिव की तरफ से लिखा गया है, हाँ, और समस्त शिक्षा अधिकारियों को, ठीक है, समस्त शिक्षा अधिकारियों को जो है वो भेजा गया है, ए बी डी एफ करके कई शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है, भेजा गया है, सेम पत्र का फॉर्मेट है, सेम लेटर है, और हमने जो है वो मेल के थ्रू अगर भेजा है तो हम ऑल सेंड कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी भी, आजकल हार्ड कॉपी तो वैसे चलन में ही नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी भेजी गई है तो उसका एक जीरोक्स करा के सभी को जो है वो एक साथ जो है वो भेज दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ठीक, परिपत्र क्या कहलाता है कि शासकीय पत्र का वह प्रारूप जिसमें एक प्रेषक द्वारा किसी पत्र को लिखा जाता है और एक से अधिक प्रेषियों द्वारा प्राप्त किया जाता है या एक से अधिक प्रेषियों को भेजा जाता है, ठीक है, परिपत्र कहलाता है। अब परिपत्र की क्या क्या फायदे हैं, जैसे देख लीजिए, इससे समय और धन दोनों की बचत होती है भाई। हमने लेटर के लिए जो है वो एक एक ही लेटर लिखवाया और उसको जो है सबको एक साथ सेंड कर दिया, तो अब बार बार हमें लेटर नहीं लिखना पड़ेगा ना, मतलब सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ेगा समय की। अब मान लीजिए आपको जो है वो 40 प्रेषियों को भेजना है, ठीक है, तो आप 40 लेटर लिखवाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपको परिपत्र अगर आपको भेजना है तो समय की बहुत बचत हुई, प्लस 40 लेटर लिखवाने में धन की भी तो खपत होगी ना, तो उसकी भी बचत हुई। ठीक, तो पहली तो यही जो है इसका फायदा हो गया, यही हो गई। फिर इसके माध्यम से प्रशासनिक आदेशों व निर्देशों में समरूपता बनी रहती है, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं, जो लेटर एक जिलाधिकारी को गया वही लेटर जो है दूसरे को भी गया, तो उसमें क्या है, ए और बी के बीच में कोई जो है वो अंतर नहीं रहा, ठीक है, सेम टू सेम लेटर दोनों के पास गया। तो क्या है कि जब आप मीटिंग करेंगे, अगर आपने किसी को तत्काल मीटिंग के लिए समस्त जिलाधिकारियों को आपने जो है वो एक लेटर भेजा, परिपत्र भेजा, तो सबकी भाषा शैली सब कुछ सेम है, सबका मैटर सेम है, सब कुछ सारा लेटर सेम है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बस आप जो है अगर उसमें विषय आपने लिख दिया है तो सब प्रिपेयर होके आएंगे और मीटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि सबके पास एक ही फॉर्मेट है। अब बात होती है कि अगर से अलग अलग फॉर्मेट होता, अलग अलग होते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता कि कंफ्यूजन होता, हम्म फिर आप जो है एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते थे, या अगर आपने कोई आदेश दिया है किसी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी विभागों को, तो उसमें क्या होगा कि आदेश की पूर्ति एक समान नहीं होगी अगर आपका परिपत्र नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि यह जो है वो भविष्य के लिए संरक्षण और पुनरुपयोग हेतु एक सरल माध्यम है, क्योंकि एक ही तरह का फॉर्मेट होता है, सबके पास रहता है, तो संरक्षित करने के लिए एक बहुत सरल माध्यम है परिपत्र, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, शासकीय पत्र का वह प्रारूप जो एक प्रेषक द्वारा लिखा जाता है, एक से अधिक प्रेषकों द्वारा प्राप्त किया जाता है या एक से अधिक को भेजा जाता है, परिपत्र कहलाता है। इसमें क्या होता है, समय और धन की बचत होती है, इसके माध्यम से प्रशासनिक आदेशों व निर्देशों में समरूपता बनी रहती है, भविष्य के लिए संरक्षित करना बहुत आसान होता है।
अब हम कुछ और भी विशेषताएं देख लेते हैं। हाँ, और क्या विशेषताएं होती हैं? तो विशेषताओं को हम थोड़ा सा हेडिंग में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं और हो सकती हैं? यहाँ पे इसे परिपत्र विशेषताएं। तो इसका नंबर एक जो विशेषता है तो हम हेडिंग में डाल लेते हैं कि मितव्ययिता, मतलब इकोनॉमिक, मतलब धन की खर्च का कम खर्च होता है। समरूपता, और दूसरा जो है वो डाल देते हैं। फिर चौथा हम डाल देते हैं भाषा शैली। क्या विशेष भाषा शैली? तो सबसे पहले देख लेते हैं मितव्ययिता में क्या आता है। ठीक है, परिपत्र से समय, मैंने बताया परिपत्र से समय और धन की दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक ही पत्र एक बार में लिखकर एक से अधिक प्रेषियों को भेजा जाता है, इसीलिए इसमें समय और धन दोनों की पर्याप्त बचत। मतलब परिपत्र में एक ही पत्र को एक से अधिक प्रेषियों को भेजा जाता है। ऐसे आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा प्रभाव। एक से अधिक को भेजा जाता है, अतः इससे समय व धन दोनों की बचत हो। समय और धन दोनों की बचत होती। सेकंड क्या है? समरूपता, जो कि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, समान फॉर्मेट होता है। परिपत्र के माध्यम से प्रशासनिक आदेशों, निर्देशों, सूचनाओं आदि में समरूपता बनी रहती है। क्योंकि क्या होता है कि एक ही पत्र जो है वो, एक ही पत्र से जो सूचना, आदेश वगैरह होते हैं सभी प्रेषियों को भेजे जाते हैं, इसलिए सभी जगह समरूप जो विचार होते हैं वो निश्चित सेम फॉर्मेट में पहुंचते हैं। और इसीलिए किसी तरह की कोई जो है वो कह सकते हैं कि विभिन्नता, किसी तरह का कोई जो है वो अलगाव नहीं हो, किसी तरह की कोई डिफरेंसेस नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे हम कि परिपत्र में मतलब एक ही तरह के आदेशों आदेशों व सूचनाएं होती, अतः पत्र में समरूपता रहती। ठीक है, पत्र में समरूपता बनी रहती। नेक्स्ट हमारा क्या है? संरक्षण है। इसको हम संरक्षित करना कितना आसान है। परिपत्र का भविष्य के लिए संरक्षण और पुनरुपयोग बहुत सरल होता है। परिपत्र एक ही पत्र संख्या होती है। ठीक है, तो फला जैसे कि क्योंकि परिपत्र में एक ही पत्र संख्या के माध्यम से सभी संबंधित देशों को भेजा जाता है और उन सब में प्रति उत्तर भी उसी पत्र संख्या के सापेक्ष सुरक्षित किए जाते हैं, का भविष्य में सहजता से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिपत्र में एक ही पत्र पत्र में एक ही पत्र संख्या माध्यम से
सभी संबंधित प्रेषियों को सभी संबंधित प्रेषियों को भेजा जाता है, पत्र संख्या के माध्यम पत्र भेजा जाता है। और उनका जो प्रति उत्तर होता है, उत्तर वह भी क्या कहते हैं कि पत्र संख्या के सापेक्ष रहता है। पत्र संख्या के सापेक्ष सुरक्षित किया जाता है। अतः का संरक्षण बहुत आसान। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पत्र है कि ये मैं पत्र आऊंगी, जैसे परिपत्र संख्या 3/2/2001 है। अब इसी से जो है वो सबको चला गया, ठीक है, A B D F। अब सबने उत्तर दिया कि उपर्युक्त पत्र संख्या के संदर्भ में, ठीक है, ये फला पत्र संख्या के, इसने भी सेम पत्र संख्या के संदर्भ में सब दिया। तो फिर क्या है ना कि जब वहां पे मेन कार्यालय में जाएगा तो भाई वहां पे संरक्षण करना आसान है कि एक भले ही 40 अधिकारियों के पास ये गया, पर पत्र संख्या एक ही है, उसी के रेफरेंस में लिखना है, तो इसका संरक्षण एक जगह। अब यही 40 पत्र संख्या होती तो संरक्षण करना बहुत मुश्किल होता, 40 को अलग अलग करना, ढूंढना, फिर अब इसमें सीधे है कि भाई जो 2001 में भी अगर कोई काम हुआ है और उसमें कोई पत्र गया था तो बस आप फटाफट डालेंगे पत्र संख्या, सभी जितने भी अधिकारियों को भेजना था, और जितने भी अधिकारियों द्वारा जो भी उत्तर दिया गया था वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सरल माध्यम है। अब बात करते हैं कि हम की भाषा शैली कैसे, परिपत्र की जो है वो भाषा और शैली की। ठीक है, परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं हो। ठीक है, इसलिए परिपत्र जिस प्रारूप में लिखा जाता है उसी के अनुसार उसकी भाषा शैली का प्रयोग। यदि परिपत्र शासकीय के प्रारूप में लिखा जाता है, भाषा क्या होगी आपको पता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग बताइएगा कि अगर जो है वो शासकीय पत्र के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो क्या होगा। शासकीय पत्र के प्रारूप में लिखा जाएगा तो राजभाषा या वैकल्पिक जाएगी, तथा शैली क्या होगी, औपचारिक और अन्य पुरुष। अब अर्ध सरकारी में अगर लिखा जाता है तो इसका क्या जो है वो प्रारूप हो। ठीक, पहली बात तो अर्धशासकीय पत्र का परिपत्र नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अर्धशासकीय पत्र अपने आप में बहुत गोपनीय पत्र है, और परिपत्र क्या है कि सेम फॉर्मेट में सबको भेजा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि गोपनीयता का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे रह गया ना, तो इसलिए अर्ध सरकारी पत्र के फॉर्मेट में नहीं हो पाए। चलिए अब हम तो देख लेते भाषा में आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, लिखेंगे परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप, इसलिए परिपत्र जिस प्रारूप में लिखा जाता है, परिपत्र जिस प्रारूप में लिखा जाता है उसी के अनुसार उसकी भाषा शैली को, भाषा जो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, परिपत्र का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, इसलिए परिपत्र जिस प्रारूप में लिखा जाता है उसी के अनुसार उसकी भाषा शैली, जैसे
यदि शासकीय पत्र के रूप में लिखना, यदि कोई परिपत्र जो है वो सरकारी पत्र के प्रारूप में लिखना हो, ठीक है। यदि कोई परिपत्र शासकीय या सरकारी पत्र के प्रारूप में, तो कैसी भाषा होगी? तो भाषा कैसी होगी बताइए? राजभाषा। अब राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी और उर्दू, या वैकल्पिक भाषा। अब यहाँ पे जानते हैं वैकल्पिक भाषा का प्रयोग इसलिए कि कोई भी ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, हाँ, तो मतलब कि हम वैकल्पिक भाषा का किस वैकल्पिक कर सकते, वो चीज़ें हमको देना होगा, ठीक है। तो मतलब हमने भाई जो भी चीज़ें भारत के संविधान में लिखी गई हैं, जो इस तरह से कार्यालय का काम एक फॉर्मेट होता है, उसी पे काम होता है, सरकारी काम में एकरूपता होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि भाई राजभाषा में लिखा जाएगा, नहीं तो कोई वैकल्पिक उपयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर शैली कैसी होगी यदि सरकारी पत्र के फॉर्मेट में लिखना हो? शैली कैसी होगी? औपचारिक। आपको पता है अनौपचारिक तो अर्ध सरकारी पत्र में प्रयोग करते हैं ना, तो औपचारिक शैली, औपचारिक या अन्य पुरुष, शैली कैसी होगी? औपचारिक और अन्य पुरुष होगी। भाषा राजभाषा वैकल्पिक, ठीक। तो ये चीज हो गया परिपत्र के बारे में कि परिपत्र के कैसा फॉर्मेट है कि एक प्रेषक द्वारा लिखा जाता है और एक से अधिक प्रेषिती या प्रेषियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रेस में क्या है? मितव्ययिता बनी होती है, इकोनॉमिक होता है, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, ठीक है। समरूपता बनी रहती है, संरक्षण करना आसान होता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है, जिस पत्र के फॉर्मेट में हमें लिखना हो वही प्रारूप जो है परिपत्र का होता है, ठीक है। परिपत्र का कोई भी प्रारूप अगर आपको एग्जाम में देता है तो आपको समझना होगा कि किस फॉर्मेट में आपको परिपत्र लिखना है, ठीक। अब चलिए हम एक, हमारे सामने प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है, तो हम थोड़ा प्रश्न चर्चा कर लेते हैं कि जैसे एक पत्र है कि जिले में जो है वो उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैल गया है, ठीक है। और पूरे जो है वो जिले उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैल गया है, और आपको क्या करना है कि एक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है वो एक पत्र लिख के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको एक लेटर लिखा गया, परिपत्र लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि आपको परिपत्र ही लिखना है। अब ये आपको समझना है कि आपके विवेक पर निर्भर करता है कि जैसे पत्र लिखा, ये आपका प्रश्न ऐसे पर लिखा रहेगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलने के संदर्भ में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, ऐसे लिख देती हूँ, पानी स्वास्थ्य अधिकारियों को, जहाँ समस्त लग गया समझ जाइए कि परिपत्र, पत्र का प्रारूप लिखिए। अब देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ एग्जाम में आया पत्र का प्रारूप लिखिए, अब पत्र का प्रारूप लिखिए तो वो प्रारूप लिख देते हैं, पत्र नहीं लिखते। तो जब आप ये समझिए, अगर सिंपल लिख दिया कि अर्ध सरकारी पत्र का या परिपत्र का एक प्रारूप लिखिए, परिपत्र का एक प्रारूप लिखिए। अब 8 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो सिंपल से आपसे पूछे परिपत्र का एक प्रारूप लिख दीजिए, तो 8 नंबर में वो सिंपल सा प्रारूप तो नहीं पूछा, पहली बात तो अब आप कैसे पता करेंगे हमको प्रारूप लिख, तो पहली बात तो अगर कोई विषय दिया रहे तो जाहिर सी बात है वो आपको विषय दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको पत्र ही लिखना है ना, पत्र का लिखित प्रारूप देना है, पत्र का प्रारूप देना है लिख के।
नहीं तो वो विषय आपको क्यों देगा, जब उसको पत्र भाई प्रारूप में तो कुछ नहीं, डॉट 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 बस रहता है। हाँ, कहीं प्रेषक लिख दिया, सेवा में लिख दिया डॉट डॉट डॉट, नीचे विषय लिखा डॉट डॉट डॉट, बस हो गया। तो वो आपको विषय देगा ही क्यों? क्योंकि विषय का कोई मेंशन तो रहता नहीं है। ठीक, तो जहाँ पे विषय दिया रहे मतलब आपको पत्र लिखना है, प्रारूप नहीं लिखना है। सेकंड चीज है, जब आपको प्रारूप देता है ना कि केवल प्रारूप है, 8 नंबर का प्रश्न है, तो वो जरूर आपसे लिखेगा परिपत्र की परिभाषा विशेषता पूछेगा, फिर कहेगा कि परिपत्र का एक प्रारूप दीजिए। ठीक है, सिंपल। अगर केवल परिपत्र का प्रारूप 8 नंबर में देते कि आप एक परिपत्र का लिखित प्रारूप दीजिए, तो आपको फिर वहां भी लेटर लिखना होगा, क्योंकि वहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। भाई 8 नंबर में वो प्रारूप केवल नहीं पूछेगा, इतनी आसानी से आयोग आपको नंबर नहीं देगा। तो मोस्टली देखिए यही मेंशन होता है कि जब या तो विषय दे दिया है, आपको पत्र लिखना है, तो मतलब आपको प्रारूप लिखना मतलब पत्र लिखना। फिर अगर प्रारूप लिखना है, अगर आयोग आपसे प्रारूप की डिमांड करता है, तो साथ ही साथ आपके साथ प्रश्न जो है उसमें अटैच्ड होगा कि अर्ध सरकारी पत्र का की विशेषताएं बताइए, अर्ध सरकारी पत्र की जो है वो परिभाषा दीजिए, अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र के भी डिफरेंस बताते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक प्रारूप लिखिए। ठीक है, सभी फॉर्मेट में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दी जाएगी कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फला जो है हमारा विषय है और हम इस पे एक प्रारूप बनाते हैं। देखिए, चूंकि भारत सरकार की तरफ से है, तो प्रेषक जो है वो हमारे मुख्य सचिव ही होंगे। ठीक है, भेजने वाले तो मुख्य सचिव ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे हम परिपत्र संख्या 3/2/2001, कुछ भी डाल दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क ख ग घ कुछ भी कर दीजिए। परिपत्र का एक प्रारूप, अब इसी से इसी क्या कहते हैं परिपत्र संख्या पे सबको जाएगा लेटर। ठीक, प्रेषक प्रेषक श्री अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश, पूरा आपने लिख दिया। प्रेषक उसका पद लिख दिया, उसके बाद उसका क्या कहते हैं आपने पता लिख दिया, प्रेषक श्री अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक, सेवा में, अब सेवा में कौन है? सेवा में समस्त स्वास्थ्य अधिकारी। देखें, यही है परिपत्र की विशेषता कि समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्थान दिनांक लखनऊ, दिनांक 2/4/2019, जो भी आप डालें कोई दिक्कत नहीं, दिनांक। ठीक है, विषय क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलने के संदर्भ में। ठीक है, आपको एक जो है वो इस विषय पे आपको एक निबंध अरे लेटर लिखना। ठीक, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, अब इतना ही लिखने के बाद अगर आपको प्रारूप लिखना होता है तो डॉट 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 मार। ठीक, पर यहाँ पे हमें लेटर लिखना है मुझे, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है? शासकीय पत्र के फॉर्मेट में है। ठीक है, इसके बाद हम और भी अन्य पत्र को पढ़ाते जाएंगे, तो परिपत्र उस फॉर्मेट में भी हम बताते जाएंगे। परिपत्र पैरेलल चलेगा। ठीक है, जो भी हम कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश जो भी पढ़ाएंगे उसके पैरेलल में हम परिपत्र का प्रारूप भी बताते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि परिपत्र बड़ा कॉमन है, सभी फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो महोदय मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ठीक, प्रदेश के कई जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का संक्रमण फैल गया है। इसमें मस्तिष्क ज्वर के कारण दर्जनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। बहुत फैला था एक समय जापानी इंसेफ्लाइटिस, सैकड़ों बच्चों के संक्रमण के चपेट में हैं। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तात्कालिक रूप से अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवा मुहैया कराई जाए। अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर, जैसे आप बोलते हैं भाई इमरजेंसी में जितने भी है बिस्तर की व्यवस्था बढ़ाई जाए, अतिरिक्त बिस्तर, दवाएं, अतिरिक्त डॉक्टर तथा अन्य सुविधाएं भी बिना विलंब के पहुंचाई जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा यह सूचना जनहित में जारी किया जाए कि सभी प्रदेशवासी इस रोग के संक्रमण से बचने के आवश्यक उपाय रखें। जैसे कोविड फैल गया था, ऐसे नहीं तो सभी बचने जैसे क्या कहते हैं कोविड फैल गया था ना, कोविड-19, तो अब इसके लिए जो है वो सरकार द्वारा जो है वो अलर्ट जारी किया गया था। तो एक परिपत्र का प्रारूप सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र उस समय लिखा गया होगा। ठीक है, एक शासकीय पत्र जिसको मतलब शासकीय पत्र लिखा हो गया जो कि परिपत्र बन गया। ठीक है, क्योंकि सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखा गया होगा और जिला अधिकारियों को भी लिखा गया होगा कि आप क्या क्या जो है वो जितने क्या कहते हैं कि पुलिस विभाग के अधिकारी उनको भी, ठीक है, सबको लिखा गया होगा इस तरीके का पत्र। तो में क्या है कि कम से कम हजारों लोगों को एक साथ पत्र भेजा गया होगा। ठीक है,
तो उस समय क्या होगा कि हाई अलर्ट है, आप जनता तक सूचनाएँ पहुँचाइए भाई कि क्या-क्या जो है वो सुविधाएँ मतलब कि वो क्या-क्या जो सावधानियाँ बरतें, जो है वो तत्कालीन जो है वो कहते हैं बिस्तर की व्यवस्था, क्या कहते हैं डॉक्टर्स की जितनी भी इमरजेंसी में जितने अधिक डॉक्टर आ सकते हैं, कहते हैं सैनिटाइज़र से लेके जितनी भी दवाएँ हैं, सारी चीज़ों की उपलब्धता प्रदेश में की जाए। तो वो उस तरह का जो है वो परिपत्र आपको बनाना होगा। तो आप एक हमको फॉर्मेट लिख के दीजिए कोविड-19 फैलने के या अभी भी जो बुखार फैल रहा है इस समय। तो कुछ भी करके एक परिपत्र का प्रारूप, एक विषय आपको दिया जाएगा, तो उसी विषय पे आप लिख के थोड़ा-सा दिखाइए। ठीक है? तो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा यह सूचना जनहित में जारी किया जाए कि सभी प्रदेशवासी इस रोग के संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक उपाय रखें तथा दूरगामी रूप से इस रोग का भविष्य में संक्रमण ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए अब यहाँ पे आप इसको डाल देंगे दस्तक अभियान, तो आपका लेटर जो है ना वो एकदम ऑथेंटिक हो जाए, लगेगा कि हाँ भाई लड़के को जानकारी है। आप अपने मैक्सिमम क्रिएटिविटी जिस चीज में देखिए, करना वही काम है सब। ठीक है, आप सभी वही करते हैं, लेटर लिख के आएँगे, सभी वही लिख के आएँगे, मुहावरा लिख के आएँगे, पर हर सभी जो है वो गद्यांश का जो है वो शीर्षक लिख के आते हैं। क्या कहते हैं पत्र लेखन करके आते हैं, गद्यांश का जो है सारांश लिख के आते हैं, बट नंबर उसी को मिलता है जिसने वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। ठीक है? तो वही चीज़ है कि यही क्रिएटिविटी में आप आगे निकल गए, तो आपको रिटन में नंबर अच्छा मिल गया। अब वो क्रिएटिविटी कैसे लानी है ना, ये हम आपको अपने पत्र दर मतलब कि क्लासेस के थ्रू आपको बताते रहेंगे। ठीक? द्वारा चलाए गए दस्तक अभियान का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाए तथा इस संदर्भ में समस्त रिपोर्ट शासन को सुपुर्द करें। ठीक? तो ये है कि एक परिपत्र का प्रारूप कि सभी जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो क्या-क्या कर रहे हैं। अब इस पे जो है वो जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी होंगे वो ऊपर वाले पत्र संख्या पर जो है प्रत्युत्तर देंगे। प्रत्युत्तर भी जो है वो सेम फॉर्मेट में होगा। ठीक? तो क्या होगी इसमें, क्या बना रहेगा, समरूपता। बात समझ में आई? फिर वही है भवदीय हस्ताक्षर मुख्य सचिव और उसके बाद आपका जो भी संलग्नक होगा समस्त स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में, जो भी इसको संलग्न करेगा, जो भी चीज़ें इसमें संलग्न होंगी वो आप उसको डाल देंगे। ठीक है, मेनली। तो अब इस पे और भी कई फॉर्मेट हम परिपत्र के आपको बताएंगे। ठीक, आज हमने क्या देखा, परिपत्र की परिभाषा देखी। परिपत्र क्या होता है कि जो एक प्रेषक द्वारा भेजा जाता है, एक से अधिक प्राप्त किया। क्या विशेषता होती है कि समय धन की बचत होती है। समरूपता बनी रहती है, संरक्षण होता है, भाषा शैली की ऐसी होती है कि जिस फॉर्मेट में लिखा जाए वही उसकी भाषा। ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया, फिर हमने देखा कि भाई समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों को एक परिपत्र लिखा गया है। ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, आपको आशा है कि ये चीज़ आई होंगी, परिपत्र का आपको मतलब समझ में आया होगा। देखिए अब जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसी तरीके से कि मतलब इस तरह का एक समझ लीजिए एक विषय दे दिया गया कि जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलने के संदर्भ में समस्त स्वास्थ्य अधिकारियों को लिखे जाने पत्र का प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अर्ध सरकारी, सरकारी पत्र, परिपत्र, हाँ या कार्यालय आदेश। तो आप इसको लिखेंगे कि परिपत्र हो। ऐसा कौन सा पत्र है जिसमें समय और धन की बचत होती है। ठीक है, हाँ, काफ़ी या फिर ऐसा पत्र का फॉर्मेट जिसमें समरूपता बनी रहे, तो कौन सा पत्र होगा, परिपत्र होगा। ऐसा पत्र जिसमें समय और धन की व्यापक बचत होती, कौन सा फॉर्मेट होगा, परिपत्र होगा। ऐसा पत्र जिसमें जिसे संरक्षण करना बहुत ही आसान है, संरक्षित करना बहुत आसान है, तो वो कौन सा पत्र होगा, परिपत्र होगा। समस्त जो है वो जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखना है जिसमें एक ही विषय होगा, तो ऐसा पत्र का कौन सा प्रारूप होगा, तो हमारा परिपत्र होगा। ठीक है, ऐसा पत्र जिसका कोई एक निश्चित फॉर्मेट नहीं होता, किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, या जिस पत्र को लिखा जाए मतलब जिस पत्र में लिखा जाए उसका ही फॉर्मेट होता है, तो ऐसा कौन सा पत्र होता है, वो परिपत्र होता है। ठीक है, कुछ भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर देना होगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो एपीएस के एग्जाम में आएंगे और किस में आएंगे, आपके पेट वेट के बाकी समय ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी।
यहीं पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और यहीं पे हमारा काम भी है, हम आपसे कितना अच्छा निकलवा सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद दोस्तों। और कल फिर एक और जो है इसका फॉर्मेट आपको बताया जाएगा, उसके साथ कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, इन सब का भी फॉर्मेट बताया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद।